नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर गर्म है। जी हां, एक दिन में सैकड़ों हजारों खबरें आप देखते हैं, लेकिन कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिनकी गरमाई को समझना बेहद जरूरी है, जो गर्म होती हैं और आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। शुरुआत करते हैं तो वहीं नई शराब पॉलिसी अरविंद केजरीवाल की सरकार के लिए अगर बात करें तो गले की फांस बनती जा रही है। जी हां, आपको बता दें कि ये वही पॉलिसी है जिसके तहत सबसे पहले गिरफ्तारी हुई मनीष सिसोदिया की और उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल की राह मुश्किल होती दिखाई दी। नई शराब पॉलिसी अरविंद केजरीवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी के गले की फांस बनती जा रही है। जी हां, यही वो पॉलिसी जिसे लेकर दिल्ली के आप नेता मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद आप नेता संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद आप नेता संजय सिंह की राहें इसे लेकर मुश्किल हो गई थी। और अब प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की तरफ से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को एक के बाद एक समन जारी किए जा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो गए। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए वे सिंगरौली में रोड शो करेंगे। आपको बता दें कि इस दौरान उन्हें दिल्ली के शराब नीति घोटाला मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन उन्होंने ईडी को पत्र भेजा और अपना समन वापस लेने को कहा। उनका कहना है कि समन गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित है। उनका आरोप है कि बीजेपी के इशारे पर यह समन भेजा गया। 30 अक्टूबर को ईडी ने उन्हें समन भेजकर पेश होने को कहा था। तो वहीं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि ईडी की तरफ से जो नोटिस दिया गया उसमें स्पष्ट नहीं था कि केजरीवाल को सीएम के रूप में बुलाया गया है या आम नागरिक के रूप में बुलाया गया है या किसी सस्पेक्ट के रूप में बुलाया गया है। उस नोटिस में यह स्पष्ट नहीं था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री के रूप में ईडी बुलाना चाहती है, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में बुलाना चाहती है या एक नागरिक के रूप में बुलाना चाहती है। यह भी स्पष्ट नहीं था कि उनको एक गवाह के रूप में बुला रही है या एक सस्पेक्ट के रूप में बुला रही है। अरविंद केजरीवाल जी का जवाब ईडी को गया। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल जी की तरफ से जब ईडी को जवाब दिया गया तो ईडी का जवाब आए बिना ही बीजेपी की तरफ से उनके प्रवक्ता जवाब देने के लिए आ गए। ईडी का जवाब नहीं आया। जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता आया, जो बार बार पूरा देश कह रहा है कि आज ये अंतर करना मुश्किल है कि ईडी ही भाजपा है या भाजपा ही ईडी है, सीबीआई ही भाजपा है या भाजपा ही सीबीआई है। भाजपा के नेता, कल एक वरिष्ठ नेता कह रहे थे कि ईडी स्वतंत्र है, एजेंसियां स्वतंत्र हैं, भाजपा का उससे कोई लेना देना नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी का इन एजेंसियों से कोई लेना देना नहीं है, सवाल एजेंसियों पे उठता है। जवाब देने भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों सामने खड़े हो जाते हैं? नोटिस ईडी ने भेजा, जिसको भेजा उन्होंने जवाब ईडी को भेजा। ईडी का जवाब नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आकर के जवाब दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में हमें बुलाया या राष्ट्रीय संयोजक के रूप में बुलाया, सस्पेक्ट के रूप में बुलाया या गवाह के रूप में बुलाया। भारतीय जनता पार्टी तय कर रही है कि गागर और सागर के रूप में बुलाया है। क्यों तय करते हो आप? अगर स्वतंत्र एजेंसी है तो स्वतंत्र एजेंसी को अपना काम करने दो। आपको दर्द क्यों होने लगता है? आप इतने बेचैन क्यों हो जाते हो? क्योंकि आपकी वो नोटिस है। भारतीय जनता पार्टी नोटिस डिक्टेट करके लिखवाती है और जब उस पर सवाल उठता है तो ईडी कुछ गड़बड़ जवाब ना दे, इसलिए उससे पहले भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता जवाब दे देने आ जाता है। गोपाल राय ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सोची समझे षड्यंत्र के तहत बीजेपी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कराना चाहती है।
तो वहीं केजरीवाल के ईडी के सामने पेश न होने के चलते राजधानी दिल्ली में मानो राजनीतिक हवाएं अब तूफानों में तब्दील हो गई हों और यही देखने को मिल भी रहा है। देखने की बात अब यह होगी कि नई शराब नीति आम आदमी पार्टी को और अब आगे कितना सताएगी और 2024 को लेकर आम आदमी पार्टी की राहें कितनी मुश्किल रहेंगी। तो वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। एक तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर निशाना साधा गया है और यह कहा गया कि सभी एजेंसियां आम आदमी पार्टी की तरफ से जो हैं, ये एक बात कही गई है कि चाहे बात ईडी की हो या सीबीआई की हो, बीजेपी की तरफ से काम कर रही है। तो बीजेपी की तरफ से बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी जोरदार तरीके से आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी की तरफ से नोटिस जारी होने के बाद उनके पेश न होने को लेकर राजनीतिक तूफान देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी पर धुआंधार शब्दों की बौछार की जा रही है। बीजेपी की तरफ से बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा और उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि ईडी के समन पर केजरीवाल का पेश न होना यह दर्शाता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर अपनी गलती स्वीकार कर ली है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। अरविंद केजरीवाल ईडी के समन से भाग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल सच्चाई से सामना करने से भाग रहे हैं। ही डज नॉट वांट टू फेस द ट्रुथ। जांच से भागना एक तरह से ये एक्सेप्ट करना होता है कि हां मैंने गलती की है। कमिटी के सामने, ईडी के सामने, एजेंसी के सामने पेश नहीं होना, ये एक तरह से कहीं ना कहीं डर को दिखाता है, स्वीकृति को दिखाता है कि हां मैंने गलती की है। और एक तरह से आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि दिल्ली के शराब घोटाले के किंगपिन अरविंद केजरीवाल ने ये स्वीकार किया है कि हां शराब घोटाले में मेरा हाथ है और इसके पीछे जो बेतहाशा भ्रष्टाचार हुआ है उसमें मैं भी शामिल हूं। वरना डरने की क्या आवश्यकता थी। सीना ठोक के जाते, ईडी के सामने बैठते, प्रश्नों का उत्तर देते और मुस्कुराते हुए, ड्रामा करते हुए बाहर चले आते, जैसा वो अक्सर करते हैं। मगर आज वो कर नहीं पाए क्योंकि उनको साथ ही संबित पात्रा ने केजरीवाल पर शब्द बाण चलाते हुए कहा कि कट्टर ईमानदार, कट्टर बेईमान निकले। कट्टर ईमानदार अपने आप को कहते थे, बाद में सिद्ध हुआ कि ये कट्टर बेईमान है। और आज तो ये सिद्ध हुआ है कि जो कट्टर बेईमान है वो कट्टर बेशरम भी है। दिस इज शेमलेसनेस। Running away from the agencies who were probing the truth is shamelessness. आप सभी जानते हैं कि ईडी समन कोई रैंडमली नहीं भेजती है कि आपके घर समन भेज दिया, उनके घर समन भेज दिया। किसी भी संबंध में ईडी अगर समन भेजती है तो वो तथ्यों के आधार पर, एविडेंस के आधार पर, उसके आधार पर ईडी समन भेजती है। और हमें पक्का विश्वास है कि ईडी ने या कोई भी जांच एजेंसी जिसने अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है, आधारों के बलबूते पर ही समन भेजा गया होगा। बहरहाल हम ये विश्वास रखते हैं, मीडिया में भी हमने देखा है कि ईडी भी शायद जवाब। संबित पात्रा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को किसी पर भी विश्वास नहीं है। उन्होंने शराब नीति घोटाला मामले को लेकर मनीष सिसोदिया से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा कर दिया। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को किसी पर भरोसा नहीं है, किसी पर विश्वास नहीं है। सीबीआई पर नहीं है, ईडी पर नहीं है, अपने लोगों पर नहीं है, पॉलिटिकल सिस्टम पर नहीं है, इलेक्शन कमीशन पर नहीं है। चलो किसी पर विश्वास नहीं है, कोर्ट पर तो है। चलो लोअर कोर्ट पर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पर तो विश्वास है। अभी 3 दिन पहले मनीष सिसोदिया के बेल पिटीशन को रिजेक्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार की टिप्पणी का प्रयोग अरविंद केजरीवाल के मंत्री के खिलाफ, पूर्व मंत्री के खिलाफ किया है,
एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सिद्ध किया है कि लगभग 338 करोड़ रुपया का मनी ट्रेल तो स्थापित होता है। ये जो लिकर स्कैम है, जो शराब घोटाला है, ये शराब घोटाला कोई 400-500 करोड़ का नहीं है, ये कई हजार करोड़ों का घोटाला है। परत दर परत खुलासा हो रहा है। मगर सुप्रीम कोर्ट में जब ये कहा जाता है कि लगभग 338 करोड़ रुपया का ट्रेल स्थापित होता है, तो आप सोचिए, जब टिप ऑफ द आइसबर्ग, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, एक छोटा सा हिस्सा ही इतना बड़ा है, तो पूरा ये लिकर स्कैम कितना बड़ा होगा। और इसमें अरविंद केजरीवाल जी की जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये आप डिसाइड करिए। आप मतलब जनता डिसाइड करिए। तो वहीं ईडी के समन के बाद केजरीवाल का पेश न होने पर अब केजरीवाल की राह क्या मुश्किल हो रही है, ये तो आने वाला समय बताएगा। क्योंकि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर जो शब्द बाणों की बौछार की है, उसके बाद अब ये तो साफ है कि राजनीति अपने चरम पर जा पहुंची है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जंग छिड़ चुकी है। अरविंद केजरीवाल ईडी के समन के बाद पेश नहीं हुए तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी में शब्दों की जो जंग है वो छिड़ते दिखाई दे रही है। अब उसका 2024 पर क्या असर होगा, क्योंकि 2024 में चुनाव है। वैसे में हर पार्टी, हर क्षेत्रीय दल जो है अपनी अपनी जमीन को मजबूत करने में लगा है। अगर होगा तो कितना नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा, यह देखने की बात है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करनाल में महासम्मेलन में पहुंचे। अंत्योदय महासम्मेलन का आयोजन करनाल में रहा। इस दौरान उन्होंने मोदी और मनोहर सरकार की जमकर तारीफ की और पिछले 9 साल के कार्यकाल के दौरान बीजेपी की तरफ से जो बड़े कार्य किए गए उनका खुलकर बखान किया और साथ ही पूर्व की सरकारों पर जमकर भी निशाना साधा। हरियाणा सरकार के 9 साल पूरे होने पर अंत्योदय महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस महासम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। इस दौरान अमित शाह ने कार्यक्रम को संबोधित किया। जनता को संबोधित करने के दौरान उन्होंने जहां हरियाणा की कई जन कल्याणकारी योजनाओं का बखान किया, तो वहीं 2024 में बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील भी की। तो नरेंद्र मोदी सरकार केंद्र में और हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश और हरियाणा को ये 9 सालों में आगे बढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। मनोहर लाल जी ने हरियाणा में 77 नए कॉलेज बनाए, 13 यूनिवर्सिटियां बनाई, 8 मेडिकल कॉलेज बनाए, 2 नए एयरपोर्ट बनाए, 16 नए अस्पताल बनाए और 28,000 किलोमीटर से ज्यादा इतने छोटे से हरियाणा में 28,000 किलोमीटर से ज्यादा रोड बनाने का काम मनोहर लाल खट्टर सरकार ने। आने वाले दिनों में देश और हरियाणा दोनों जगह चुनाव आने वाला है। एक और कांग्रेस भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और जातिवाद की फरियाद, और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी लोगों के विकास के काम करती है। मुझे बताइए, आने वाले चुनाव में फिर से एक बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे? जरा जोर से बोलिए, बनाएंगे? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? हरियाणा की सभी सीटों पर कमल खिलाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के विश्वास की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन के दौरान भव्य राम मंदिर का भी जिक्र किया। शाह ने कहा
कि देश के लोग कई सालों से इंतजार कर रहे थे, मांग कर रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे कि रामलला को उनका भव्य मंदिर मिले। वहीं इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधने से भी नहीं चूके। उन्होंने हरियाणा की पिछली सरकारों पर जुबानी हमला बोला। पूछना चाहता हूं हुडा जी को, हुडा जी 9 साल में ये विकास हुआ है, ये दिखाई पड़ता है या अभी भी आंखें बंद है? आपने क्या किया था? भय, भ्रष्टाचार और भूख का शासन दिया था। हुडा जी आते थे तो बेफाम भ्रष्टाचार होता था। दामाद की सेवा में हरियाणा की भूमि की नीलामी होती थी और चौटाला जी आते थे तो कानून और व्यवस्था की परिस्थिति खराब हो जाती। ये दोनों ने सरकारी भर्तियों में भ्रष्टाचार तो किया ही, अपने चट्टो बट्टों को नौकरी देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की मनोहर सरकार ने जिसका मेरिट है उसके घर पर इसको नियुक्ति पत्र देकर एक काणे पैसे के बगैर नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। इस पार्टी कट, कमीशन और करप्शन की पार्टी। एक कांग्रेस का हाथ आपके साथ नहीं है। कांग्रेस का हाथ हरियाणा की जनता के साथ नहीं है। कांग्रेस का हाथ जीजा के साथ था और प्रदेश की जनता बिचारी खाली हाथ ने किया है। दरबारी दामाद और डीडर की 3D सरकार से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा परिवर्तन लाकर हरियाणा को विकसित राज्य बनाने का काम किया है। तो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार की जहां तारीफ की, अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनवाया, तो ही कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अगर यह देखना है कि विकास कैसे होता है, विकास किसे कहते हैं, तो मोदी सरकार और प्रदेश में मनोहर सरकार के कार्यकाल के एक एक दिन का एक एक पन्ना उठाकर देख ले तो उन्हें पता चल जाएगा कि विकास आखिर किसे कहते हैं। तो एक तरफ जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जमकर निशाना साधा कांग्रेस पर, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी इस दौरान मंच से संबोधित किया जनता को और साथ ही अपने कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनवाई और कांग्रेस को भी आड़े हाथों लेते नजर आए। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से एक तरफ जहां अपने कार्यकाल के 9 सालों की उपलब्धियां गिनवाई कि क्या क्या विकास उनकी तरफ से किया गया, तो वहीं विपक्ष को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी उपलब्धियां गिनवाई है, क्या क्या विकास कार्य उनके लिए किए गए, क्या क्या विकास कार्य जनता को उन्होंने समर्पित किए, मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं, तो वहीं अब करनाल में अंत्योदय महासम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से अपने सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनवाई गई और साथ ही पेंशन बढ़ाने का ऐलान भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से किया गया है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी संबोधित किया इस महासम्मेलन को, तो वहीं उसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से भी इस महासम्मेलन को संबोधित किया गया और साथ ही अपने कार्यकाल में जो उनकी उपलब्धियां रही, जो बड़ी उपलब्धियां रही, उन्हें गिनवाते नजर आए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक तरफ जहां विपक्ष पर जमकर बरसे, तो वहीं उन्होंने बीजेपी की उपलब्धियां भी गिनवाई, जनता से वोटों की अपील भी की। 2024 को लेकर जनता का क्या मूड है, यह देखने की बात रही।
तो बात अगर प्रदूषण की करें तो राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर और हरियाणा के साथ लगते कई जिलों में भी अब पोल्यूशन की जो मात्रा है वो ज्यादा हो चली है। बात अगर हरियाणा के राज्यों की करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक 450 के पार तक जा पहुंचा है। हरियाणा के कई शहरों में प्रदूषण की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। लोगों को आंखों में जलन और सांस संबंधी परेशानियां होने लगी है। वहीं फिलहाल ये परेशानी कम होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि अब दिवाली पर पटाखों से प्रदूषण और बढ़ने के आसार बने हैं। खराब हवा के चलते सांस के मरीजों को भी मुश्किल हो रही है। वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI की बात करें तो 0 से 50 के बीच रहना अच्छी श्रेणी में माना जाता है। वहीं 51 से 100 के बीच ये संतोषजनक माना जाता है। इसके अलावा 101 और 200 तक मध्यम, 201 से 300 तक हवा की खराब गुणवत्ता को बताता है। वहीं वायु गुणवत्ता सूचकांक का 301 से 400 तक पहुंच जाना बहुत खराब और 401 से 500 तक AQI गंभीर माना जाता है। तो अब एक बार आपको हरियाणा के उन जिलों के बारे में बताते हैं जहां AQI का स्तर बढ़ गया है। फतेहाबाद 450, हिसार 406, रोहतक 385, कैथल 375, बहादुरगढ़ 350, भिवानी 346। तो वहीं हरियाणा में वायु प्रदूषण का जहर लगातार हवा में घुलता जा रहा है और लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब बन चुका है। हालांकि प्रशासन की ओर से लोगों को इससे निजात दिलाने के लिए तमाम प्रयास लगातार जारी हैं। प्रदूषण को कम करने के लिए राजधानी दिल्ली में तो कई तरीके के नियम भी अब लागू कर दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। बहरहाल सरकार के इन्हीं प्रयासों से प्रदूषण को कम करने की कोशिश लगातार जारी है। तो रूबरू हुए आप उन खबरों से जिन खबरों को आपसे रूबरू हमें कराना था, आपको रूबरू कराया। खबरों की जो गर्मियत थी वो आपको बताई और फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहे हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।